नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। लीडिंग वर्चुअल डिजिटल एसेट्स ने अपनी डाउनवर्ड जर्नी को बेरोक टोक जारी रखा है, क्योंकि उम्मीद से थोड़ी अधिक इन्फ्लेशन की रिपोर्ट ने इन्वेस्टर्स को कम जोखिम वाले एसेट्स को रिफ्यूज लेने के लिए प्रेरित किया है। दुनिया की सबसे वैल्यूएबल क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की कीमत लगातार दूसरे दिन $27,000 से नीचे रही। ये वर्तमान में 0.06% की बढ़त के साथ $26,817.34 पर ट्रेड कर रही है। इथेरियम मार्केट वैल्यू में दूसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो $1,523 के साथ महीने के निचले स्तर को छू गया और अब 1.11% की गिरावट के साथ $1,543.39 पर ट्रेड कर रहा है। सोलाना, टन कॉइन और अवलांच के नेटिव टोकन की कीमतों में भी गिरावट आई। निरंतर धीमी डीफाई एक्टिविटी के बीच डिजिटल एसेट सेक्टर्स में डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस से जुड़े टोकन को सबसे अधिक नुकसान हुआ है। एनालिस्ट ने कहा है कि बीटीसी के बेहतर प्रदर्शन का एक कारण अनिश्चित अवधि के दौरान इसकी रिलेटिव सेफ्टी को माना जा सकता है। इससे सबसे बड़े कॉइन को मार्केट में अपना डोमिनेंस बढ़ाने में मदद मिली। पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 0.39% गिरकर $1.05 ट्रिलियन हो गई। इसी तरह टोटल क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम 16.4% गिरकर $22.75 बिलियन हो गया। डीफाई का टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $1.8 बिलियन है और सभी स्टेबल कॉइन का वॉल्यूम $21.07 बिलियन है, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट के 24 आवर के वॉल्यूम का क्रमशः 7.9% और 92.62% का प्रतिनिधित्व करता है। बिटकॉइन का डोमिनेंस 0.22% बढ़कर 50.02% हो गया। IC 15 इंडेक्स टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर 0.41% गिरकर 34,077.94 पर आ गया। इस बीच ट्रेडिशनल मार्केट्स में यूएस स्टॉक्स ने अपनी 4 दिन की जीत का सिलसिला तोड़ दिया। यूएस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन के लिए बारीकी से देखा जाने वाला उपाय के रूप में तेजी से हायर बॉन्ड यील्ड्स के साथ S&P 500 और नैस्डैक हर में 0.6% की गिरावट आई। सितंबर में 0.4% की वृद्धि हुई, जबकि एनालिस्ट की उम्मीद 0.3% की थी। क्रिप्टो एक्सचेंज डीकरट ने घोषणा की है कि मित्सुबिशी UFJ फाइनेंशियल ग्रुप, मिज़ोहो फाइनेंशियल ग्रुप और सुमिटोमो मित्सुई फाइनेंशियल ग्रुप सहित जापानी कंपनियों का एक समूह क्लीन एनर्जी सर्टिफिकेट्स के ट्रांजैक्शन और सेटलमेंट के लिए जुलाई 2024 तक DCJPY नामक एक डिजिटल करेंसी लॉन्च करने के लिए कोलैबोरेट करेगा। डीकरट ने कहा कि GMO जोरा नेट बैंक येन बेस्ड डिजिटल करेंसी जारी करेगा, जिसे DCJPY कहा जाएगा, जिसका उपयोग टेलीकम्युनिकेशन फर्म इंटरनेट इनिशिएटिव जापान द्वारा क्लीन एनर्जी सर्टिफिकेट्स के सेटलमेंट के लिए किया जाएगा। ट्रांजैक्शन डीकरट द्वारा लॉन्च किए गए नेटवर्क का उपयोग करके किया जाएगा, जो स्टेबल कॉइन के विपरीत ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से बैंक डिपॉजिट द्वारा समर्थित है। ये लॉन्च जापान को अन्य देशों के साथ अलाइन करेगा जिन्होंने बैंक डिपॉजिट और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी द्वारा समर्थित सेंट्रल बैंक की संख्या में वृद्धि देखी है और सेंट्रल बैंक की अपनी डिजिटल येन जारी करने की योजना को प्रभावित कर सकता है। डीकरट टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इच्छुक जापानी कंपनियों के एक कंसोर्टियम में चर्चा आयोजित करके एक डिजिटल करेंसी के लॉन्च का नेतृत्व कर रहा है। लेयर 1 नेटवर्क इनिशिया के डेवलपर्स ने बाइनेंस लैब से प्री सीड इन्वेस्टमेंट हासिल की है। नए कैपिटल डेवलपर्स को इंटरकनेक्टेड लेयर 2 स्केलिंग सोल्यूशन बनाने में सक्षम बनाएगी। हालांकि टीम ने इन्वेस्टमेंट अमाउंट का खुलासा नहीं किया है। इनिशिया एक लेयर 1 प्लेटफॉर्म है जो ऑप्टिमिस्टिक रोल अप टेक्नोलॉजी का उपयोग करके स्केलेबल एप्लीकेशन विशिष्ट लेयर 2 की मेजबानी करेगा। ये इन रोलअप्स के बीच क्रॉस चेन इंटरैक्शन की सुविधा प्रदान करेगा। प्लेटफॉर्म मूव स्मार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग लैंग्वेज के आधार पर MoveVM नामक एक कंप्यूटिंग फ्रेमवर्क का उपयोग करेगा, जिसे एप्टोस और सुई जैसी अन्य लेयर 1 चेन्स द्वारा अपनाया गया है। प्रोजेक्ट वर्तमान में टेस्टनेट पर विकास में है और डेवलपर्स अन्य उल्लेखनीय क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स के साथ पार्टनरशिप की योजना बना रहे हैं। स्विस बेस्ड क्रिप्टो इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म टॉरस SA UK और फ्रांस में 2 नए ऑफिसेज खोलकर यूरोप में विस्तार कर रही है, जिसका नेतृत्व बैंक ऑफ अमेरिका के पूर्व एग्जीक्यूटिव जुर्गन हॉफबेयर और SAP वेटरन आर्नोल्ड फ्लेशर ने किया है। इस कदम का उद्देश्य टॉरस की सर्विसेज को पार्टनर्स के करीब लाना और बैंकिंग और कॉर्पोरेट कस्टमर्स से बढ़ते इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट का लाभ उठाना है। पूरे यूरोप में आगे के विस्तार में रेगुलेटरी अप्रूवल पेंडिंग है, जिससे अपनी स्विस प्रेजेंस को मजबूत करने के लिए ज्यूरिक में एक प्रीमाइसेस शामिल है। स्विस क्रिप्टो करेंसी कंपनी टॉरस ने क्रेडिट स्विस के नेतृत्व में $65 मिलियन सीरीज बी फंडिंग राउंड हासिल किया है, जिसमें डॉयचे बैंक, पिक्टेट ग्रुप, सिदार मंडी वेंचर्स और अरब बैंक स्विट्जरलैंड भी भाग ले रहे हैं।
कंपनी ने स्विट्जरलैंड में 60% से अधिक मार्केट शेयर का दावा करते हुए प्राइवेट और पब्लिक ब्लॉकचेन्स का समर्थन करने के लिए अपनी डिजिटल एसेट कस्टडी और टोकनाइजेशन सर्विसेज का विस्तार किया है। नॉर्थलैंड्स कॉलेज अपने ट्रांसफॉर्मेशन और रिमार्केबल इंक्रीज एनरोलमेंट नंबर्स के मद्देनजर नॉर्थलैंड्स कॉलेज मेटावर्स कैंपस के लॉन्च के साथ अपनी टेक्नोलॉजी इनोवेशन इनिशिएटिव्स में नेतृत्व का प्रदर्शन कर रहा है, जो मेटावर्स में फुल कैंपस प्रेजेंस स्थापित करने वाले कनाडा के कुछ कॉलेजेस में से एक है। ये अचीवमेंट ट्रांसफॉर्मेशनल लर्निंग टूल्स के एक नए युग की शुरुआत करती है, क्योंकि वे नॉर्दर्न सस्कचुआन में एजुकेशन की बाउंड्रीज और टेक्नोलॉजी के इंटीग्रेशन को आगे बढ़ाने के साथ साथ एनवायरमेंटल फुटप्रिंट को कम करना जारी रख रहे हैं। इस प्रकार का मेटावर्स कैंपस एनवायरमेंट कम्युनिटी का निर्माण करेगा, ज्योग्राफिक बॉर्डर्स को खोलेगा, रिकॉर्ड किए गए वर्चुअल लेक्चर्स में भाग लेने के ऑप्शन जैसे कोलैब्स का समय देगा, जो अलग अलग टाइम जोन्स के लर्नर्स या उन लर्नर्स को सक्षम करेगा जो एक्सपीरियंशियल और उनके खुद के समय में इन पर्सन लेक्चर्स का पालन करने के लिए काम कर रहे हैं। K10 eSports ने व्यूअर्स को एक्शन के करीब लाने के लिए फिजिकल और वर्चुअल वर्ल्ड्स को ब्लेंड करते हुए TCG वर्ल्ड मेटावर्स के भीतर सभी मैचेस को वर्चुअल वेन्यूज पर लाइव स्ट्रीम करने की योजना बनाई है। ये कदम ई-स्पोर्ट्स और गेमिंग इंडस्ट्री की इवॉल्विंग नेचर को दर्शाता है, जो फैंस के लिए एक इमर्सिव एक्सपीरियंस प्रदान करता है। K10 का उद्देश्य सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर प्रदान करना, साथ ही फैंस के साथ बातचीत करना और बिहाइंड द सीन्स अपने पसंदीदा प्लेयर्स को देखना है, जिससे उन्हें स्क्रीन पर गेम देखने के बजाय वर्चुअल अरीनाज में कदम रखने की इजाजत मिलती है। K10 eSports मेटावर्स को अपने गेम में एकीकृत कर रहा है, जिससे फैंस को टीम से जुड़ाव महसूस हो रहा है, जिससे फिजिकल और डिजिटल दुनिया में जुड़ाव हो रहा है, जिससे इंडस्ट्री में उनका डोमिनेंस बढ़ रहा है। ग्लोबल मूवी मेटावर्स एक वर्चुअल टेक्नोलॉजी कंपनी स्टॉक सिंबल GMM के तहत नास्डैक पर सक्सेसफुली लिस्ट हुई। ये 31 मार्च के बाद से यूएस मार्केट में दूसरी चाइनीज लिस्टिंग है। ग्लोबल मूवी मेटावर्स इंडस्ट्री के लिए कस्टमाइज्ड सर्विसेज प्रदान करने के लिए वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का उपयोग करता है, जो वर्चुअल कंटेंट प्रोडक्शन, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल एसेट डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन में लाभ प्रदान करता है। कंपनी को विदेशों में लिस्ट होने से पहले CSRC के साथ रजिस्टर होना होगा और इंडस्ट्री रेगुलेटर की मंजूरी प्राप्त करनी होगी। ग्लोबल मूवी मेटावर्स एक ऐसी कंपनी है जो चाइना के सबसे बड़े हाई प्रिसिजन वर्चुअल डिजिटल एसेट प्रॉपर्टी राइट्स बैंक की स्थापना पर केंद्रित है और एक नई मेटावर्स डिजिटल दुनिया बनाने के लिए इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट्स के साथ सहयोग कर रही है, जो नास्डैक को वर्चुअल कंटेंट प्रोडक्शन, डिजिटल मार्केटिंग और टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस प्रदान करती है। पॉपुलर सॉकर गेम रॉकेट लीग के प्लेयर्स के लिए इन गेम ट्रेडिंग को समाप्त करने के लिए आलोचना की गई है। डेवलपर्स साइनोनिक्स ने 5 दिसंबर को PC, प्लेस्टेशन, एक्सबॉक्स कंसोल और निंटेंडो स्विच सहित सभी प्लेटफॉर्म्स पर इस कदम की घोषणा की। 2015 में लॉन्च किया गया ये गेम प्लेयर्स को कई इन गेम करेंसीज और फिएट करेंसी बंडल्स का उपयोग करके आइटम खरीदने की अनुमति देता है। गेम जो प्लेयर्स को कारों के साथ फुटबॉल खेलने की अनुमति देता है, को 2019 में एपिक गेम्स द्वारा अक्वायर किया गया था। ये कदम क्लोज्ड गेमिंग इकोसिस्टम की लिमिटेशंस और इन मुद्दों को संबोधित करने में NFTs के संभावित लाभों पर प्रकाश डालता है। प्लेयर्स ने अपनी इन गेम इकोनॉमी को छोड़ने के साइनोनिक्स के फैसले पर असंतोष व्यक्त किया है, बॉयकॉट और आह्वान किया है और आइटम ट्रेडिंग को बनाए रखने के लिए change.org पिटीशन दायर की है। कुछ लोगों ने अल्फा बूस्ट जैसी रेयर आइटम्स को प्राप्त करने के लिए इन गेम क्रेडिट पर हजारों डॉलर खर्च किए हैं, जबकि कंटेंट क्रिएटर सहित अन्य ने टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए फैंस को रिवॉर्ड देने के लिए इन गेम ट्रेडिंग का उपयोग किया है। पिटीशन पर एक दिन से भी कम समय में 6700 से अधिक सिग्नेचर्स हो चुके हैं। फैंटेसी हॉर्स रेस स्टार्टअप गेम ऑफ सिल्क्स ने $5 मिलियन जुटाए, जिससे इसकी पहली लॉन्चिंग के बाद से इसकी टोटल फंडिंग $10 मिलियन से अधिक हो गई। कस्टमर्स उस फर्म से NFTs खरीद सकते हैं जो 2021 में शुरू हुई और हॉर्स रेसिंग पर इंसेंटिव्स अर्न कर सकते हैं। हॉर्स रेसिंग इंडस्ट्री के दिग्गज NFT आइडियाज को लेकर ऑप्टिमिस्टिक हैं, जो सबसे पुरानी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में से एक में रुचि बढ़ा सकते हैं। OpenSea के डेटा के अनुसार गेम ऑफ सिल्क्स ने 7000 से अधिक सिल्क्स जेनेसिस अवतार्स NFTs प्रोड्यूस किए हैं, जिसकी फ्लोट प्राइस अभी 0.08 ईथर है। गेम ऑफ सिल्क्स में NFTs के ओनर्स रियल वर्ल्ड में उस घोड़े की सक्सेस के आधार पर इंसेंटिव्स प्राप्त कर सकते हैं, जिसे उनका टोकन सौंपा गया है। कंपनी ने न्यूयॉर्क रेसिंग एसोसिएशन, बेलमोंट रेस ट्रैक, द जॉकी क्लब और फॉक्स स्पोर्ट्स अमेरिकाज बेस्ट रेसिंग जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ पार्टनरशिप की है।
एथोस्कैन के डेटा के अनुसार इथीरियम गैस फीस घटकर 10.4 गुए हो गई है, जो अक्टूबर 2022 के बाद से सबसे कम अमाउंट है। गैस की कीमतों में गिरावट के लिए डीफाई एप्लीकेशन, नॉन फंजिबल टोकन्स, लेयर 2 नेटवर्क्स और टेलीग्राम बॉट्स में यूजर एक्टिविटी में कमी जिम्मेदार है। अक्टूबर में जहां टेलीग्राम ट्रेडिंग बॉट एक्टिविटी में गिरावट आई, वहीं NFTs के लिए वीकली ट्रेडिंग वॉल्यूम्स 2 साल के निचले स्तर पर गिर गई। इसके साथ साथ यूनिस्वैप और मेटामास्क जैसे बड़े इथीरियम एंटिटीज ने कम गैस का उपयोग किया है। इसके अलावा सितंबर के बाद से जैसे ही इथीरियम बर्न की अमाउंट में कमी आई है, इथीरियम का डिफ्लेशनरी सप्लाई इन्फ्लेशनरी हो गया है, जिसका एनुअल इन्फ्लेशन रेट 0.44% है। मर्ज अपडेट के तुरंत बाद जिसे इथीरियम को प्रूफ ऑफ स्टेक पर स्विच किया और बर्निंग मैकेनिज्म बनाया, इथीरियम में आखिरी बार पिछले साल सितंबर में का इतना कम बर्न लेवल था। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.0 TV और ज्यादा जानकारी और स्टोरीज के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।